हेलो फ्रेंड्स, लाइफ मेकर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं हमारा क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट। इसमें हम लोग डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, थोड़ा बहुत बार्टर सिस्टम और इम्पोर्टेंस ऑफ मनी के बारे में देख लिए थे। आज का हमारा टॉपिक होगा मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ओल्ड एज में एक्सचेंज ऑफ मीडियम था वो किस फॉर्म में था, क्योंकि एक्सचेंज तो उस समय भी होते थे। ठीक है, तो ये बात हम आप लोगों को पहले ही बता दिए थे कि कॉइन्स के डेवलपमेंट से पहले, ठीक है, बिफोर, पॉइंट लिख देते हैं, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन a variety of product a variety of product is used used in the form of money, used in the form of money। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कॉइन के इंट्रोडक्शन से पहले, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन, ठीक है, कुछ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज यूज एज इन द फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, अब कौन कौन से होंगे इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मनी के इंस्टेंट मतलब कॉइन्स के जगह पे यूज होते थे वो थे हमारे ग्रेन्स और कैटल्स, इन्हीं का एक्सचेंज होता था। ठीक है, उसके बाद तो आगे और डेवलपमेंट हुआ और कुछ आविष्कार हुए। आविष्कार के उसके बाद हुआ, उसके बाद जो है गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, इसको बनाया गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, और आप ये बात तो जानते होंगे इसका कुछ ना कुछ अपने में खुद वैल्यू है। ठीक है, तो ये थे हमारे ओल्ड एज ऑफ एक्सचेंज ऑफ सिस्टम, मतलब पहले बिना कॉइन के, बिफोर द इंट्रोडक्शन, मतलब कॉइन के डिस्कवरी से पहले किस फॉर्म में एक्सचेंज होते थे। ठीक है, तो भाई ये तो बात किए हम लोग ओल्ड एज के बारे में। अब जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी था यानी करेंसी, अब हम लोग करेंसी का इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद। ठीक है, तो आज मॉडर्न फॉर्म्स में जो एक्सचेंज ऑफ सिस्टम होता है वो होता है दो चीज़ों के द्वारा। पहला जो है हमारा पेपर नोट्स एंड दूसरा है कॉइन्स, जो कि दोनों आप लोग भली भांति जानते होंगे कि ये क्या होते हैं। अब आप लोग एक बातों पे गौर कीजिएगा, ठीक है, कि जो हमारे पहले पहले जो गोल्ड और सिल्वर एक्सचेंज ऑफ मीडियम में यूज किए जाते थे, उनके तरह इनका कुछ एक अपना वैल्यू नहीं। मतलब मान लीजिएगा अगर कॉइन है, कॉइन पे अगर मान लीजिए 1 रुपया, आप खुद से एक लोहे का सिक्का लीजिए, ठीक है, उस पर 1 लिख दीजिए और जैसे जैसे होता है उस पर पिक्चर वो बना दीजिए और कहीं 1999 लिख के और बाज़ार में लेके जाइए, क्या वो चल जाएगा? नहीं, क्योंकि उसका आपस में कुछ वैल्यू नहीं है। ये दोनों जो हैं, इट इज नॉट प्रीसियस एज लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। मतलब कि ये जो है ये गोल्ड और सिल्वर की तरह उतने महंगे और उतने यूजफुल, उतने कीमती नहीं थे, फिर भी आखिर इनको क्यों एक्सेप्ट किया गया? तो इससे हमारा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, वो हम डिस्कस करेंगे भी। ठीक है, तो हमारा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि आखिर ये जो पेपर नोट्स और कॉइन्स हैं ये गोल्ड और सिल्वर की तरह प्रीशियस नहीं है, फिर भी इनका यूज हम लोग क्यों कर रहे हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज में? ठीक है, वाई पेपर नोट्स एंड कॉइन्स इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो आइए इसको समझते हैं। ठीक है, इसका सबसे अच्छा और सिंपल वर्ड में यही आंसर है कि इसको इसलिए एक्सेप्ट किया गया एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्योंकि ये हमारे गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज होता है। ठीक है, और यही रीज़न है कि आप यहाँ का मनी लेके जाइए कहीं और विदेश में तो वहाँ भी एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसका सबसे अच्छा पॉइंट क्या होगा? इट इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज
बिकॉज द करेंसी जो यानी कि पेपर नोट्स एंड क्वाइंस इज ऑथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, यही रीजन है क्योंकि ये हर एक कंट्री, जैसे कि इंडिया के गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड होगा, ये मनी के ऊपर देखिएगा साइन होता है, उसी के कारण यही रीजन है कि आपका ये मनी इंडिया में भी एज वेल एज कहीं विदेश में भी एक्सेप्टेड होता है। अदरवाइज आप कोई और पेपर नोट लेके जाइए, उस पर वही सेम चीज़ करके और बस गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज ना हो, यानी कि आपका खुद से बनाया हो, तो आप देख लीजिए क्या वो एक्सेप्ट होता है या नहीं। अब भाई ये काम करता कौन है, ठीक है, किसकी जिम्मेदारी है? भाई यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि हर एक क्षेत्र में हर काम के लिए किसी किसी को रखा गया है। तो करेंसी, मनी, इन सब को देखने के लिए इंडिया में, इन इंडिया, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी on the behalf of सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब इंडिया में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को परमिशन दिया गया है कि भाई आप करेंसी इशू कीजिए। और यही नहीं, इसमें आरबीआई के अलावा नो एनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस, नो एनी other organizations have permission to issue currency। मतलब कि आरबीआई के अलावा और किसी के पास ये राइट्स नहीं है कि वो करेंसी को इशू करे और उसको यूज करे। अगर कोई ऐसा काम करता है तो वो इलीगल कहलाता है। ठीक है, और अगर ये लॉ है, अगर इफ द लॉ legalize that use of rupee as a medium of exchange, then no any person, यानी किसी के पास ये राइट नहीं है, यानी it can't be refused by anyone। ठीक है, इसका मतलब यही है कि अगर मान लीजिए लॉ निकला कि मार्केट में 2000 के नोट्स बनेंगे और उसको यूज किया जाएगा, तो ये किसी पर्सन के पास राइट नहीं है कि वो खुद से बोल दे कि नहीं हम 2000 का नोट यूज नहीं करेंगे और हम इसको नहीं लेंगे। अगर आप किसी के पास जाते हैं, किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई ये लो 2000 का नोट और हमको सामान दो, तो उसके पास कोई अपना पर्सनल राइट नहीं है कि वो बोले कि नहीं हम इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि वो पहले ही से गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज हो चुका है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे कि क्यों करेंसी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में लिया गया। इसका सिंपल एक बार समरी दे देते हैं। इसका पॉइंट सही होगा कि सबसे पहले कि ये हमारे गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज होता है, और हमारे ही नहीं, जिस कंट्री के भी नोट्स होंगे, जिस कंट्री के भी करेंसी होंगे, वो वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज होगा, तभी उसको यूज किया जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि यहाँ पे आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अलाउ है कि वो करेंसी को इशू करे ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और इसके अलावा और किसी ऑर्गेनाइजेशन और कोई ऑर्गेनाइजेशन, नो एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन हैव परमिशन टू इशू करेंसी। ठीक, एंड द लास्ट पॉइंट इज इफ अगर कोई लॉ बना कि ये रुपी यूज करना है एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट और एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो कोई भी खुद से इसको रिफ्यूज नहीं कर सकता, यानी कि उसको ये लॉ मानना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू।